देख रहे हैं अवाम के उठाए गए सवालात, हालत हाजरा पर तबसरों, तज्जियों, खबरों पर मुहित प्रोग्राम न्यूज लाइन रिदा सैफी के साथ। अस्सलाम वालेकुम, मैं हूँ रिदा सैफी। नाज़रीन, आज प्रोग्राम एक खुसूसी प्रोग्राम के साथ आपके सामने हाजिर हुए हैं। और वैसे तो हम देखते हैं अपने रोजाना पॉलिटिकल, जब हम टॉक शो करते हैं अपना, तो उसमें आप पैनल वाइज लोगों को देख रहे होते हैं, लेकिन आज खुसूसी इंटरव्यू करने का मकसद ये है कि खास तौर पे जो मुल्क की इस वक्त सूरत हाल है और जो इस वक्त सियासी सूरत हाल है, जो मईशत का हाल है, और सिंध के अंदर भी जो इस वक्त बहुत सारे चीजें कुछ दिनों से गर्मा गर्मी होने के बाद, खासतौर पे लोकल गवर्नमेंट बिल के बाद जो बनी हुई है, महवर है, वो है, और भी दीगर सारी चीजें, इस सारी सूरत हाल में एक सियासी शऊर के साथ, समझबूझ के साथ, एक सीनियर लेवल का जो सियासी लीडर है वो क्या सोचता है किसी पार्टी का, या वो क्या समझ रहे हैं, वो कैसे देख रहे हैं, आइंदा आने वाले दिनों में क्या हो सकता है, जनरल इलेक्शंस कब होने जा रहे हैं, इस सारी सूरत हाल पे बात करेंगे। और उनके बारे में मैं बात करूं तो आप उनको जानते हैं कि वो हमेशा ही जब कोई बात करते हैं तो वो खबर बन जाती है, और जब वो खबर बन जाती है तो वो पूरा दिन जो है खबर रहती है सारे स्क्रीन्स पर, क्योंकि वो हमेशा से पेशन गोई करने के हवाले से बहुत मशहूर रहे हैं। ख्वाबों की ताबीर खास तौर पे उनसे पूछी जाती है। तो आज हमारे साथ मौजूद होंगे जी मुशीर बराए ज़राअत वज़ीर आला सिंध और साबिक होम मिनिस्टर सिंध मंजूर हुसैन वसान साहब, सीनियर रहनुमा है, मरकजी रहनुमा पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के। उनको खुशामदीद कहती हूँ। थैंक यू सो वेरी मच मंजूर साहब। काफी दिनों से आप स्क्रीन पे उस तरह से नहीं आए, और मेरी खास तौर पे रिक्वेस्ट पे आज आपने हमें टाइम दिया। बहुत शुक्रिया कि आज आपने हमें कीमती वक्त दिया अपना। सबसे पहले तो हम डेफिनेट सी बातें जाएंगे भी कि आप पेश गोया क्या की हैं और सो फार क्या देख रहे हैं, लेकिन एक पीपल्स पार्टी के हवाले से कोई भी ऐसी जमात अभी तक सूबे में नहीं रही जैसे कि पीपल्स पार्टी 14 साल से हम देख रहे हैं कि है। पीपल्स पार्टी को मौका मिला है 14 साल से कि वो बरसर इक़्तिदार है सूबे के अंदर। आपको लगता है कि पीपल्स पार्टी ने अब तक सो फार जो सूबे सिंध के मसाइल हैं उनको हल कर लिया है, या और कितना टाइम लगेगा सूबे सिंध के मसाइल हल करने में? देखिए, ये सिंध के मसाइल तो बहुत हैं, क्योंकि जब भी अवाम यहाँ का, सिंध की अवाम अपने इलेक्टेड रिप्रेजेंटेटिव को चुनता है या सिलेक्ट करता है, तो उनका इससे पहले 2008 से पहले मुद्दा पूरा नहीं करने दिया जाता था, जिस वजह से जो काम होते थे या जो मसाइल होते थे वो अधूरे रह जाते थे। फर्स्ट करो, मैं आपको मिसाल दे दूं, भुट्टो साहब के टाइम से लेकर के 1977 तक, उसके बाद तो फिर ज़िया-उल-हक आया। ज़िया-उल-हक के बाद स्टार्टिंग कब हुई? 2000 यानी नहीं, 1985 से इलेक्शन हुई, और 1985 से भी 5 साल के लिए इलेक्ट किया गया था, तो वो पूरा करने नहीं दिया गया, क्योंकि उसमें इंडिपेंडेंट थे। शहबाज शरीफ और नवाज शरीफ भी चीफ मिनिस्टर था, लेकिन टाइम जब सिंध में भी, उसी वक्त भी सिंध के भी 3 चीफ मिनिस्टर तब्दील किए जाते थे। अब 88 में भी आप देख लें, जो कि मोहतरमा का विजन था, मोहतरमा चाहती थी कि मसाइल हैं सिंध के, पाकिस्तान के, वो तो वज़ीर आज़म पाकिस्तान के है, क्योंकि सिंध भी में मसाइल हैं, लेकिन पंजाब में भी मसाइल हैं, दूसरे सूबों में भी हैं, तो वो हल करना चाहती थी। तो 5 साल के बजाय 18 माह में उनकी हुकूमत चली गई। इसी तरह 93 में जब 5 साल के लिए इलेक्ट किया गया, तो तब भी 3 साल में हुकूमत चली गई। फिर मुशर्रफ के बाद ये सिलसिला बरकरार रहा, लेकिन वजीर आजम वो ना रहा, चीफ मिनिस्टर सेम ना रहा, तब्दील होते रहे। 2008 में भी यही हाल रहा कि हुकूमत तो 5 साल थी, लेकिन 2 वजीर आजम आए। 2013 से भी 2018 तक भी 2 वजीर आजम आए। अब भी 2018 से 2023 में भी 2 वजीर आजम आएंगे, जरूर आएंगे, क्योंकि ये सिलसिला चल पड़ा है। अगर इस सिलसिले को ब्रेक किया जाएगा
تو پھر کیسے ہمیشہ کے لیے کہا جائے گا کہ نہیں اس مرتبہ تو 5 سال ایک وزیر اعظم نے کیا ہے تو پھر تو دوبارہ دوسرے بھی وزیر اعظم 5 سال پورے کرنے کی کوشش کریں گے. اور تو کچھ طاقتیں ہیں جو چاہتی ہیں کہ یہ 5 سال پورا نہ ہو اور ڈیپینڈیبل ہمارے اوپر ہر چیز ہو, تو وہ اور کچھ پرائم منسٹر کی بھی غلطی ہوگی. تو اس وجہ سے یقیناً جب 1 سال پہلے ہوگا تو کوئی نہ کوئی ایسا ہوگا انسیڈنٹ جس میں ریپلیس کیا جائے گا, کہا جائے گا کہ تمہارے پارٹی سے ہی کوئی وزیر اعظم آئے. تو اس سلسلے میں ایسے حالات ہوتے ہیں. سندھ کے مسائل ہیں, سندھ کے میں آتا ہوں سندھ پہ. سندھ کے مسائل ہیں. سندھ ایسا ایک صوبہ ہے جہاں ہر چیز سندھ صوبہ پروڈیوس کرتا ہے. آپ دیکھیں گیس ہے, پیٹرول ہے, ایگریکلچر لینڈ ہے. یہاں زراعت کے پوائنٹ آف ویو سے دیکھیں کہ سارے کراچی کو تو چھوڑیں جو کیپٹل ہے سندھ کا, لیکن سارے سندھ کو یہاں سے ویجیٹیبل جاتی ہے, اس کے ساتھ ساتھ بنانا جاتا ہے. مسائل حل نہیں ہونے چاہیے تھے جلدی اور نہیں, سیلف سفیشینٹ نہیں ہونے مسائل یہ ہے چاہیے کہ سسٹینیبلٹی نہیں ہے, یعنی کہ ان کو کام کرنے کا موقع نہیں دیا جاتا ہے. وہ کیسے 18ویں ترمیم کے بعد نہیں, 18ویں ترمیم تو ابھی آئی نا, اب 18ویں ترمیم تو ابھی آئی, اس پہ بھی امپلیمنٹ تو ابھی ہوگا نا, فل فلیج امپلیمنٹ نہیں ہوئی ہے. 18ویں امینڈمنٹ میں ہوتی تو جے پی ایم سی کہاں فیڈرل گورنمنٹ جاتی, یہاں این آئی سی وی ڈی کیسے جاتی, فیڈرل گورنمنٹ ہے نا. اور اس طرح کا انڈیپینڈنسی اتنی تو نہیں ہے نا, ہیلتھ میں بھی اتنی نہیں ہے, کچھ حد تک ہے. تو آہستہ آہستہ ایک اچھا اسٹیپ ہے 18ویں ترمیم, ایک اچھا اسٹیپ ہے. میرے خیال میں پریزیڈنٹ صاحب آصف علی زرداری صاحب نے یہ اسٹیپ لے کر کے ایک اچھا اقدام کیا کہ جیسے کہ پختونخوا کا نام دیکھ کر کے پختون کو خاموش کروایا, ورنہ یہ بالکل نہیں ہو رہے تھے اس وقت. سرحد کی تک نہیں بنتی ہے انگریزوں کا نام, لیکن ایک پختونخوا سب قوموں کا بھی ایک شناخت مل گئی نا. جب تک لوگوں کی سمپتھی گین کرنے کے لیے ان کو شناخت نہیں دیں گے تو وہ کیسے مطمئن ہوں گے. تو وہ دی گئی, اب وہ پاکستان کی بات کر رہے ہیں. ہمیں تو پاکستان چاہیے نا. اس کے لیے اگر تھوڑی سی ڈیمانڈ کرتے ہیں کہ یار مجھے اپنی کاسٹ کا کہنے کا جواز پیدا کیا جائے تو اس میں حرج کیا ہے. تو یہ باتیں خاص کر کے ہوئی ہیں جس میں کوتاہیاں ہوئی ہیں, لیکن 18 امینڈمنٹ کے بعد یہ مسائل بلوچستان کا بھی زیادہ تر حل ہو گئے ہیں, اور پختونخوا کا بھی, اور پنجاب کا بھی, اور سندھ کا بھی ہوئے ہیں. لیکن اس کو امپلیمنٹ کرنے کے لیے ایزی اتنی نہیں ہے. ہوئی ہیں بہت سی چیزیں ہوئی ہیں, لیکن ہوں گی. لیکن وفاق تاثر یہ دیتا ہے کہ ساری چیزیں, اور جو ایک اوور آل جو تاثر دیا جاتا ہے اس وقت ملک کے اندر کہ جی 18ویں ترمیم کے بعد تو صوبے بہت خود مختار ہو گئے ہیں اور صوبوں کے پاس سارے رائٹس ہیں اور وہ خود نہیں کرنا چاہ رہے ہیں. اگر وہ چاہیں تو اب تک کیا کچھ کر سکتے تھے اور پروگریس ایسی ہو سکتی تھی کہ پتہ نہیں کیا کچھ ہو چکا ہوتا. اور 3 دفعہ خاص طور پہ جب اقتدار ملا ہو لگاتار تو پھر تو ایک ماڈل زبردست ہونا چاہیے. میں ہمیشہ یہی کہا جاتا ہے کہ پیپلز پارٹی کو 3 مرتبہ اقتدار ملا ہے. مجھے کبھی کبھی ہنسی اس وجہ سے آ رہی ہے کہ شاید لوگوں کو پتہ نہیں ہے کہ یہ جو دوسری پارٹیاں ہیں 3 مرتبہ صوبے میں نہیں 5 مرتبہ آ رہی ہیں. فرض کرو کہ آپ کو میں سندھ کا مثال دے دوں. سندھ کا اگر آپ چھوڑیں 85 کو بھی چھوڑیں, 90 میں بھی ایم کیو ایم ہمارے ساتھ تھی, 88 میں بھی ہمارے ساتھ تھی, 93 کو چھوڑ کر کے 97 میں بھی نواز شریف کے ساتھ تھی ایم کیو ایم, 2002 میں بھی مشرف کے ساتھ تھی, 2008 میں بھی پیپلز پارٹی کے ساتھ. یہ دیکھیے مسلسل تسلسل برقرار رہا ہے ایم کیو ایم. 50 سال تو رہی ہے, جیسے ہی پارٹی بنی ہے 28 سال تو 5 سال چھوڑ کر کے 25 سال اقتدار میں رہی ہے. اسی طرح فنکشنل لیگ ہے جو جس کو جی ڈی اے کہا جاتا ہے, یہ ضیاء الحق کے تو تھے بندے, لیکن اس کے بعد محمد خان جونیجے کے ساتھ بھی تھے
اور اس کے ساتھ نواز شریف کے ساتھ بھی تھے ایک ٹرم 97 میں، اس کے ساتھ پھر مشرف کے ساتھ تھے، پھر ہمارے ساتھ تھے 2008 سے 13۔ کون سی یہ اپوزیشن انہوں نے کی ہے؟ یہ رہتے ہیں کٹھے کٹھے اپنے مقاصد کو طول دینے کے لیے، اس کو سیف کرنے کے لیے ہمارے ساتھ کٹھے ہوتے ہیں۔ تو وہ کہتے ہیں کہ ہم اپوزیشن میں کون رہا ہے؟ کوئی نہیں رہا ہے۔ اور نواز شریف صاحب والے تو بہت سے اقتدار میں رہے ہیں، آپ دیکھیں 85 پورا ٹینیور، اور 88 پورا ٹینیور، پنجاب میں تو وہی تھے، پنجاب میں وہی تھے، اور 93 میں بھی وہی تھے، سب تھے، 30 سال رہے ہیں۔ اچھا یہ بتائیں، چلیں یہ آپ نے MQM کا ذکر چھیڑ ہی دیا تو لوکل گورنمنٹ کی بات کر لیتے ہیں۔ اس وقت بہت زیادہ ہائپ بنی ہوئی ہے اور تمام اپوزیشن کی جماعتیں جو اس وقت سندھ میں ہیں وہ اس کے خلاف ہیں، اس آرڈیننس پہ اعتراضات اٹھ رہا ہے، خاص طور پہ کہ وزیر اعلیٰ سندھ نے میئر کو مزید بے اختیار کر دیا، اور پھر جو وزیر اعلیٰ سندھ نے جو اسٹیٹمنٹ دیا ہاؤس آف دی فلور اکثریت اور اقلیت والا، وہ ایک پھر دوبارہ سے اکثریت اور اقلیت اس پوائنٹ آف ویو سے کہا، اس پوائنٹ آف ویو سے جو بھی پارلیمنٹ میں ایک ہوتی ہے اکثریت جو حکومت بینچ میں بیٹھتی ہے، اور اپوزیشن میں جو کردار ادا کرتی ہے وہ اقلیت ہوتی ہے۔ جیسے نیشنل اسمبلی میں ہم اقلیت میں ہیں، یعنی سب پارٹیاں اقلیت میں ہیں نا، میجارٹی میں وہی ہے نا، ان کی کولیشن ہے۔ تو اس وجہ سے کہا نا کہ اقلیت کیسے ہو سکتی ہے؟ مسلمان کیا اقلیت، کیا سمجھ سے بالا تر ہے۔ کراچی کا خام خواہ ایشو کھڑا کر دیا ہے۔ کراچی میں تو یار ہر قوم رہتی ہے، میرے خیال میں سب سے پہلے اگر گجراتی میمن ہو تو گجراتی میمن زیادہ ہے، اگر اس کے بعد دوسری کمیونٹی ہیں، کوئی ہم تو ہو گئے ہیں، پٹھان ہیں، بلوچ ہیں، سندھی ہیں، سب ہیں، سب سارے ہیں۔ اس میں تو کراچی تو سندھ کا کیپٹل تھا۔ پاکستان بننے کے بعد ہو سکتا ہے کہ یہاں سے مائگریٹ جو ہو کے گئے سندھی کمیونٹی، تو اس کے جگہ کوئی آ گیا، تو اس کا مطلب یہ نہیں ہے کہ وہ اکثریت میں ہے۔ اب تو لوکل باڈیز میں معلوم ہو جائے گا آپ کو۔ لیکن MQM تو یہ واضح طور پہ کہہ رہی ہے کہ جی پاکستان بنانے والے ہمیں، اور آپ پاکستان بنانے والے یہ کون ہے؟ یار مجھے تھوڑا ایکسپلین کرے۔ پاکستان میں 1940 سے اگر ریزولوشن سندھ اسمبلی سے پاس نہ ہوتا پاکستان کا، تو کس اور صوبے نے تو نہیں ریزولوشن پاس کیا تھا، اور صوبے نے نہیں کیا تھا، صرف سندھ نے کیا تھا، اور سندھ اسمبلی واحد تھی جنہوں نے قرارداد پاس کیا تھا، اور ریزولوشن کے بعد اور پہلی بار سندھ نے یہ اسٹیپ اٹھایا تھا۔ حالانکہ جب الیکشن ہوئی تھی 45 کی یا 1945 کی، تو اس میں سندھ ہی اکثریت سے جیتی تھی، ورنہ کوئی صوبہ نہیں جیتا۔ آپ کو نہیں لگتا ایسے بیانات لسانیت کوئی کی سیاست کو ہوا دیتے ہیں؟ کوئی اردو اسپیکنگ، دیکھو اردو اسپیکنگ پاکستان کی قومی زبان ہے، کوئی نہیں ہے لسانیت پہ لوگ سمجھ گئے ہیں کہ لسانیت جو ہے بھڑکانے کی کوشش کی جاتی ہے، چاہے کوئی قوم پرست ہمارے طرف سے۔ آپ کو لگتا ہے یہ اسٹیٹمنٹ صحیح دیا ہے وزیر اعلیٰ سندھ نے؟ نہیں، میں اس سے ان کا الفاظ کا چناؤ کوئی اچھا ہوتا، الفاظ کا چناؤ کوئی تھوڑا سوچ سمجھ کے بات کریں، اچھا ہوتا تو کوئی حرج نہیں تھا، لیکن ان کا مقصد یہ نہیں تھا۔ یہ دل دکھانے والی بات نہیں لگتی آپ کو؟ وہ دل دکھانے والی بات تو میرے خیال میں اگر کوئی کس بات کو اس طرف لے جائے گا تو دل دکھانے والی بات ہوگی، نارمل وے میں دیکھے گا تو نہیں ہے، لیکن ان کا الفاظ کا چناؤ بہتر ہو سکتا تھا، لیکن ان کا چیف منسٹر کا یہ مقصد نہیں تھا۔ ٹھیک ہے، ہمارے اردو اسپیکنگ تو مین جو کراچی میں تھے نا، انڈی خان صاحب یا جو تھے مین، وہ پیپلز پارٹی کا مین فاؤنڈر تھے، سارے فاؤنڈر تھے، کس کا تھا نام لے لوں سارے، وہ بات ٹھیک ہے نا، لیکن پھر ان کو آپ کو شاید یہ علم نہیں ہوگا، 1970 میں فرسٹ الیکشن ہوئی تھی، جب جس الیکشن کو فیئر اینڈ فری کہا جاتا ہے، اس میں 15 MP تھے ٹوٹل کراچی میں، 15 میں سے 8 ہم نے جیتی تھی 70 میں۔ اس وقت جماعت اسلامی اور یہ دوسرے علماء پاکستان سب پارٹیاں تھی۔ اسی پہ مزید بھی گفتگو کرتے ہیں جی، گفتگو بہت اچھی جا رہی ہے ناظرین، ایک بریک کی طرف لیکن جانے ہیں، ظاہر سی بات ہے کمرشل بریک ہے، وی آر گوئنگ فار اے شارٹ کمرشل بریک، ول بی رائٹ بیک آفٹر دس، اسٹے ٹیونڈ۔
वेलकम बैक नाजरीन, गुफ्तगू का सिलसिला जारी है। मंजूर हुसैन वसान साहब हमारे साथ मौजूद हैं। अच्छा चले, ये हमने बात कर ली। एक चीज और है कि आप लोगों पर जो आप पीटीआई पे जो रवैया कौमी असेंबली में पीटीआई इख्तियार करती है, आप उस पर तनकीद करते हैं और काफी ज्यादा कि इस तरह का रवैया नहीं होना चाहिए, लेकिन तासुर ये है अपोजिशन की तरफ से सिंध में भी कि सिंध असेंबली में भी तो वही सब करते हैं जो पीटीआई कौमी असेंबली में करती है। असेंबली में क्या, यहाँ से तो कोई ऐसी बात नहीं हो रही है। अभी जो पिछले हफ्ते हुआ है, हाथापाई तक बात पहुंच हाथापाई अपोजिशन कर रही है, हालांकि हम अक्सरियत में हमने तो कोई ऐसा नहीं इकदाम उठाया जिसमें कोई अपोजिशन को नुकसान हुआ हो। अपोजिशन के लिए हमें एहतराम है, लेकिन हम चाहते हैं कि अच्छी तरह से। वो कहते हैं माइक बंद कर देते हैं, बात नहीं करने देते। जब हम अपोजिशन में, मैं था 90 में, मैं जेल में था, मुझे यहाँ से जेल से लेकर हैंडकफ लगा करके आते थे। मैं चीफ व्हिप भी था। ये 90, 91, 92 की बात बता रहा हूँ। तब एमक्यूएम वाले नवाज लीग में थे। तब लियाकत नहीं था, मुजफ्फर शाह चीफ मिनिस्टर था। उस वक्त क्या नहीं होता था। मेरे फादर की 91 ये 5 जून में डेथ हुई, तो वो मुझे जेल से नहीं रिहा किया गया। तभी मैं एमपीए था, ऐसा नहीं कि एमपीए नहीं था, चीफ व्हिप भी था, लेकिन केसेस कौन से बनाएंगे। तभी हम कहते हैं ये छोड़ो, वक्त गुजर गया, अब उनको दोहराने की जरूरत नहीं है। तो एमक्यूएम का रोल देखो, एमक्यूएम में बहुत से अच्छे लोग भी हैं। सिर्फ एमक्यूएम नहीं ना, आपके साथ तो यहाँ अपोजिशन में दूसरी जमातें भी, पीटीआई है, सारे लोग हैं। हाँ, लेकिन अब आई है ना पीटीआई। पीटीआई तो अब फ्यूचर में तो पीटीआई है ना, एमक्यूएम को तो मेरे ख्याल में अहमियत कम मिलेगी। लेकिन जिस तरह से उन्होंने खामखा एक ऐसा असेंबली को मजाक बनाया है ना, नहीं होना चाहिए। हम चाहते हैं कि असेंबली अच्छी तरह से चले और लोकल बॉडीज को पावर्स देने चाहिए। पीपल्स पार्टी का मौक़िफ़ है। 3-4 बातें ऐसी थी कि जो कि पहले नहीं थी, कि अब उनके इसरार पे हमने एक्सेप्ट की, क्योंकि बाहर से कोई नहीं चेयरमैन या लोकल बॉडीज का आदमी आ सकता है। हालांकि 2002 में था, मुशर्रफ के टाइम बाहर से लड़ा जाता था, सही है। लेकिन उसके साथ साथ भाई सीक्रेट वोट भी नहीं होगा, ओपन वोट है, वो भी हमने कर दिया। तो पावर्स भी अस्पताल, पुलिस, सब पावर्स दे दिए। तो हम भी चाहते हैं कि लोकल लेवल पे पावर अगर ट्रांसफर होंगे तो बेहतर होगा। लेकिन अभी जो आप बात कर रहे हैं, अभी जो रिसेंट ऑर्डिनेंस आया है उसको आपने यकीनी तौर पर देखा होगा। उसमें जो मैं पढ़ रही थी चीजें कि जैसे अभी केएमसी के अंडर जो हॉस्पिटल थे, जैसे अब्बासी शहीद अस्पताल है और दीगर जो अस्पताल हैं, वो आप उसकी पावर्स लेके सिंध गवर्नमेंट को दे रहे हैं, फिर डिविजन्स बना रहे हैं, फिर वो पुलिस के उसमें भी आपने वो कर दिया है। तो ये अब तो अमेंडमेंट की है ना। हाँ, यही सारी तो ये जो सारी की है, तो इसी पे तो एतराजात हैं कि वो आप बेख्तियार कर रहे हैं। भाई कोई नहीं है, जैसे अब उन्होंने कहा है 50-60% ऐसे ही हो गया है। अब जो पास हुआ है, ये पहले की बात है। एक पहले हुआ था ना, जो गवर्नर के पास भेजा गया, तो गवर्नर ने नहीं किया, फिर दोबारा एतराजात लगा के भेजे जी। फिर दोबारा जब किया है तो उसमें अमेंडमेंट ले आए हैं, बहुत से अमेंडमेंट ले आए हैं। हालांकि मैं मेंबर नहीं हूँ असेंबली का, लेकिन ले आए हैं। और उसमें आपने पढ़ा है, वो देखा? मैंने देखा है। मैं उस वक्त गालिबन कैबिनेट की मीटिंग में, तो मैं गाँव में था, भाई की खैरात थी जी। लेकिन मुझे पता है उसमें ये भी, जब प्राइवेट महफिल में एमक्यूएम वाले दोस्त हैं मेरे, या दूसरी पार्टी वाले बैठते हैं, तो वो कहते हैं कि यार अब सही है। लेकिन उनका मकसद है कि अगर हम ये बात नहीं करेंगे तो कराची से वोट कैसे मिलेगा। ये रियली मैं हकीकतन बता रहा हूँ। अच्छा। कि अगर ये नहीं बात करेंगे तो हमें वोट तो फिर तो इमरान खान ले जाएगा। हालांकि इमरान खान की पोजीशन नहीं है, फिर भी जो कुछ 4 वोट मिलेंगे तो एमक्यूएम को मिलेंगे, या मुस्तफा कमाल भी है, या ज्यादातर पीपल्स पार्टी आएगी। क्योंकि पीपल्स पार्टी को लोगों ने देख लिया है कि भाई कम से कम ये लसानियत वाली पार्टी नहीं है। इसमें हर उर्दू स्पीकिंग भी है सेनेटर, कितने हैं हमारे सिंध से, जितनी भी सीटें हैं ना, 5-6 तो नेशनल प्रांशल के मेंबर जो है उर्दू स्पीकिंग है, और हमारे ही सीटों पे, रिजर्व सीटों पे आए हैं।
اور اسی طرح سینیٹ میں بھی وہی ہے. اور اگر میئر بنے گا وہ بھی اردو اسپیکنگ بنے گا. اچھا تو اردو اسپیکنگ بھی سندھ ہے نا, وہ بھی تو سندھ ہے نا. وہ یہ کون سی بات ہے کہ وہ اردو اسپیکنگ الگ ہے ہم الگ ہے, ایک ہی ہے, صوبہ ایک ہے, کیپٹل کراچی ہے. اب تو وہی ٹھیک ہے, پاکستان بننے کے بعد اقلیت اکثریت تھوڑی سی ہو گئی, ورنہ تو یہ ہزاروں سال پرانی ہسٹری تو دیکھیں. چلے اب تھوڑی سی آپ کی پیشن گوئیوں کی طرف بھی آ جاتے ہیں. یہ بتائیں کہ اگلا الیکشن کب ہو رہا ہے, کیسے دیکھ رہے ہیں؟ میرا 2 پوائنٹ آف ویو ہے. نمبر 1, یہ 2022 میں حالات کو دیکھ کر کے عمران خان اسمبلی ڈیزالو کرے. نمبر 2, اگر یہ رہنا چاہے گا تو یہ ریپلیس کیا جائے گا. نام کون کون سے ہوں گے اس میں؟ اسی پارٹی میں, اس کے پارٹی میں بہت سے, اب میں نام نہیں بتا سکتا ہوں, اور اس بیچارے کا نام لے کر کے اس کی میں کیوں نقصان دے دوں. لیکن ہنٹ دے دیں کوئی. نہیں, ہوگا یقیناً کوئی پنجاب سے. اچھا ہوگا پنجاب سے, اور آپ یوں سمجھے 75 پنجاب سے, 25% سندھ سے. اچھا ایسے ہی ہوگا. لیکن اگر کسی کا نام دے دوں تو یہ عمران خان اس کو نکال دے, اور پھر نکال دے تو پھر میرا خواب تو ادھورا رہ جائے گا. اچھا تو ٹھیک ہے. اچھا پنجاب میں کس کی حکومت بنے گی؟ جب مرکز کی یہ حالات ہوں گے تو پنجاب میں تو ظاہر ہے اپوزیشن کی بنے گی, وتھ سپورٹ آف چودھری. اچھا سپورٹ آف چودھری اینڈ انڈیپینڈنٹ. بہت سے لوگ تھے نا انڈیپینڈنٹ الیکٹ ہو کے آئے تھے, پھر پی ٹی آئی نے وہ شامل ہوئے. بالکل تو ایسا ہی. وہی واپس جائیں گے. جو آنے والے ہیں وہ واپس کے لیے بھی سوچتے ہیں. صحیح. واپس جائیں گے. نئے چیئرمین نیب آئیں گے لگتا ہے آپ کو, یا یہی چیئرمین نیب رہیں گے؟ اب یہ تو اللہ کو پتا. میرے خیال میں اس کو رہنے نہیں دیں گے. اس کو بھی آپ کا انالیسس کیا کہتے ہیں؟ اس سے کام نکال کر کے اس کو الوداع کہیں گے. اچھا اچھا, ابھی ہم نے دیکھا ہے کہ پیپلز پارٹی نے جس طرح سے پنجاب میں یعنی 133 میں بڑا زبردست کم بیک کیا, اور کہاں 5000 ووٹ تھے جنرل الیکشنز میں, اور کہاں ضمنی اس میں انتخابات میں ہم نے دیکھا کہ 32-33 ہزار تک ووٹ چلے گئے. اگر اسی اسپرٹ کے ساتھ پیپلز پارٹی اگر کرتی ہے تو آپ کو لگتا ہے کہ پنجاب میں آگے جا کے جنرل الیکشنز میں کوئی بات بن سکتی ہے؟ ڈیفینیٹلی بن سکتی ہے. یہ کوئی نئی بات نہیں ہے. یہ آپ کو علم ہونا چاہیے کہ میں خصوصاً لاہور کی بات بتا رہا ہوں. 88 میں فرسٹ ٹائم جب ہم الیکشن لڑے تھے, شہید محترمہ بے نظیر بھٹو صاحبہ کی قیادت میں, تو اس وقت 11 سیٹیں تھیں. 11 میں سے 7 سیٹیں ہم نے جیتی. جی بالکل ٹھیک ہے. پھر اس کے بعد 18 ماہ میں حکومت جب ختم کی گئی تو لوگوں میں تاثر ہوا کہ دوبارہ پیپلز پارٹی کیسے آئے گی. یہ بڑا امپیکٹ پڑتا ہے. اس میں 90 میں پھر ہم نے 2 سیٹیں جیتی تھی, اور پنجاب میں 88 میں ہم 50% سے زیادہ سیٹیں جیتی تھی. 90 میں ہم نے تقریباً کوئی 8-10 سیٹیں جیتی تھی پنجاب سے. اسی طرح پھر 93 آ گئی تو ہم نے وہی پوزیشن برقرار رکھی, کیونکہ اس وقت نواز شریف کی پوزیشن یہ تھی کہ وہ اس کو نکالا گیا تھا. تو وہ پنجاب میں اپس ڈاؤن ہوتے رہے ہیں, ایسی کوئی بات نہیں ہے. 88 میں ہم نے زیادہ اکثریت لے لی, پھر 93 میں ہم نے زیادہ اکثریت لے لی, پھر 97 میں ہماری جب فاروق لغاری نے حکومت ڈیزالو کی تو اس کے بعد پھر ہم وہی ایک بھی سیٹ نہیں لے سکتے. ہاں وہی کافی گیپ آ گیا نا کافی. پھر 2002 میں پھر سب سے زیادہ ہم نے سیٹیں جیتی, 82 سیٹیں ہم نے جیتی. تو 2008 میں پھر جیتی, پھر 2013 میں ہم نے نہیں جیتی. تو یہ اپس ڈاؤن ہوتے رہتے ہیں. لیکن اس مرتبہ جو 18 والی الیکشن میں آرگنائز ہم نے نہیں کیا تھا, صحیح طرح سے الیکشن نہیں لڑا تھا. اس مرتبہ اسی بائی الیکشن میں آصف علی زرداری صاحب نے بھی کچھ انٹرسٹ لیا, اور پارٹی کے ورکروں جو روٹھے ہوئے تھے ورکر, جو غصے میں تھے, یہ ووٹ دینے کے لیے باہر نہیں نکل رہے تھے, ان کو بھی منانے کی کوشش کی. اب لوگ بیچارہ سوئے ہوئے جو تھے یا دوسری پارٹی میں چلے گئے تھے, انہوں نے دل سے تو بھٹو صاحب تھا نا,
उन्होंने वोट दे करके ये साबित कर दिया कि हम फ्यूचर में इलेक्शन नवाज लीग से लड़ सकते हैं, मुकाबला कर सकते हैं। तो ये तासर बिल्टअप हुआ है। अब इंशाल्लाह आप देखें कि लोकल बॉडी, वैसे भी बिलावल साहब भी उधर है, पंजाब में ज्यादा रहने का ख्वाहिशमंद है, और आसिफ अली जरदारी साहब भी है, तो इस हिसाब से अब इंशाल्लाह हम अच्छा खासा मुकाबला होगा। इमरान खान का तो इतना मुकाबला नहीं होगा पीपल्स पार्टी और नवाज का पंजाब। ठीक है नाज़रीन, गुफ्तगू का सिलसिला यहाँ जारी है। एक शॉर्ट कमर्शियल ब्रेक की तरफ जाना है। विल बी राइट बैक आफ्टर इट, स्टे ट्यून्ड। वेलकम बैक नाज़रीन, गुफ्तगू का सिलसिला जारी है। मंजूर जैन वसान साहब मौजूद हैं, पेशगोइयों का सिलसिला आज कर रहे हैं, उन्हीं से बात कर रहे हैं। अच्छा, आज मिनी बजट भी लाया गया है और मजीद महंगाई की तरफ जा रहे हैं। अब सवाल ये है कि ऑपोजिशन की जो जमातें यानी कि पीडीएम है वो मार्च में जा रही है मार्च करने के लिए, तो ये जो टाइम पीरियड दिया है और अब जो ये जो महंगाई का सुनामी आ गया है खास तौर पे मिनी बजट के बाद, और जो सारी सिनेरियो बिल हमारे सामने आ रहा है फाइनेंस, तो अवाम ये पूछ रहे हैं और लोग तो ये जानना चाहते हैं कि इतना क्यों टाइम दिया जा रहा है और पीपल्स पार्टी इस हवाले से क्या लाएमिल बनाएगी, क्योंकि अब मजीद महंगाई पे महंगाई हो रही है। अभी कल की भी खबर ये है कि एक और शख्स ने कराची में सुसाइड कर लिया पहले, और हमने देखा है कि 2 से 3 लोगों ने खुदकुशियां कर ली। इन्फ्लेशन अपने हाई टाइम पर है, तो पीपल्स पार्टी इस सिनेरियो में क्या कर रही है हुकूमत को टफ टाइम देने के लिए इस हवाले से, खास तौर पे कि वो अवाम को कोई रिलीफ दें? वो पीपल्स पार्टी ने तो फैसला भी किया है कि पाकिस्तान के अवाम को मोबिलाइजेशन में जरूर हिस्सा लेने के लिए कहा गया है। और आपने 10 तारीख को भी सारे पाकिस्तान में महंगाई के खिलाफ एक प्रोटेस्ट देखा। नेशनल हाईवे सब बंद थे, और इसी तरह के 17 तारीख को भी कमिंग जो 17th है उसमें भी गैस का बहरान है। अब तो रात का कोई दोस्त आए तो खाने के लिए भी गैस नहीं थी कि भाई गैस चला करके हम खाना तैयार कर लें। तो ये बहरान कभी हमने नहीं देखा था। कराची जैसे शहर में घरों में भी गैस नहीं है। तो वो क्या है कि इनएफिशिएंसी और डिले फैसले करने का मकसद ये है कि जिसमें फैसले रुक जाते हैं और ये चीजें शॉर्टेज हो जाती हैं। तो इमरान खान के महंगाई के खिलाफ तो सारा पाकिस्तान है, और खुसूसन पीपल्स पार्टी तो अहम रोल अदा कर रही है। उससे भी आगे हमें 17 के बाद स्टेप लेंगे जो कि लेना चाहिए, सबके लिए लेना चाहिए। कभी भी तारीख में हमने ऐसा कभी भी नहीं हमने सुना था कि 180 रुपया डॉलर होगा। कभी भी पेट्रोल जो फ्यूल के लिए 145 हमने नहीं सुनी थी। इसी तरह का जो शुगर थी 120, और आटा इतना महंगा। तो ये किस किस की बात कर लें कि ऑयल, हर चीज महंगी। और क्या है कि भाई हमें क्योंकि खुशहाल हैं लोग, गरीब हैं, इमरान खान यही हमेशा कहता आ रहा है कि भाई मोटर बाइक इतनी सेल हो गई, गाड़ियां इतनी हो गई। ये मुशर्रफ भी कहता था 2005 में, 4 में, 6 में कि देखो गाड़ियां कितनी सेल हो रही हैं। अब गाड़ियां सेल होने से ये अंदाजा लगाया जाए कि अवाम खुशहाल है। गाड़ियां तो बड़े लोग लेंगे ना, गरीब लोग नहीं लेंगे। और उसके साथ साथ $3 बिलियन की आप वैसे भी करंट जो अकाउंट है आपका वो डेफिसिट में जा रहा है, और डेफिसिट में जा रहा है 3 बिलियन की आप इंपोर्ट कर रहे हो गाड़ियों की। और वो क्या है कि लग्जरीज हैं सबके लिए, अवाम के लिए, बड़े बड़े लोगों के लिए, और वो तुक नहीं बनती है। यहाँ महंगाई और यहाँ से कर्ज लेकर के आप रुकेश करके उधार लेकर के, अब तो उधार भी सऊदी अरब जैसा कंट्री भी उधार भी वो मुफ्त नहीं देता है, वो भी इंटरेस्ट से हमें पे कर रहा है। तो ऐसे हालात में यहाँ आप कहें कि मैं खुशहाल हूँ, मैं और दूसरी बात है कि भाई ये देखो ना, टैक्सेस हमने बढ़ाई। टैक्सेस क्या, टैक्सेस तब बढ़ती है जब इंपोर्ट ज्यादा बढ़ती है। कभी भी हिस्ट्री में
कभी भी $8 बिलियन हर एक महीने में, लास्ट महीने में 8 बिलियन की इंपोर्ट की गई है, कभी भी तारीख में नहीं हुई है। 5, 6, 8 बिलियन, जब बिलियन 8 बिलियन होंगी तो इंपोर्ट पे तो टैक्स है, तो एक टैक्स बढ़ने से क्या मकसद है कि आपका रुपए का वैल्यू डिवैल्यू करो और इंपोर्ट ज्यादा करो। एक्सपोर्ट आपके कहने के बाद, इस हुकूमत के कहने के मैं कहने के मुताबिक बात कर रहा हूं, तो वो कह रहे हैं कि भाई 30 बिलियन तक हम एक्सपोर्ट करेंगे, इंपोर्ट कितनी करेंगे? 75 बिलियन। तो और कहां से पैसे लाएंगे? हर साल शॉर्टफॉल जो 10 बिलियन का होगा, तो अब मैंने सुना है कि 127 बिलियन हमारे ऊपर कर्ज है। तो ऐसे हालात में 5-10 बिलियन जब कर्ज लेकर के हम मुल्क को चलाएंगे और कहेंगे खुशहाल है, और कहेंगे कि भाई नॉट एब्सोल्यूट, और इसी तरह की बातें करेंगे, अमेरिका के साथ टकराव, यूरोप के साथ टकराव, सऊदी अरब के साथ टकराव, वो भी नहीं दोस्त बना सके, टर्की और मलेशिया वो भी नहीं दोस्त बना सके। पॉलिसियां ही गलत पॉलिसियां। अब अफगानिस्तान का इश्यू जो इन्होंने किया है, स्टेप जो लिया है, अब बाद में तो पता पड़ेगा कि ये क्या कहते हैं, क्या करने वाले हैं, ये तो बाद में पता पड़ेगा। अब वो इनकी कोई भी हिकमत अमली ऐसी नहीं है जिसको सस्टेन कर सके। ऐसे फैसले, ऐसे तकरीरें कर देता है कि मैं अपोजिशन को नहीं छोड़ूंगा। अब भाई मसाइल पे तो जो दे दें, अपोजिशन तो पहले ही भुगत रही है और कोर्ट में जाती रही है। आप खुद भी जाहिर सी बात है सूबाई वो रह चुके हैं, वजीर दाखिला रह चुके हैं। ये जो अभी इस वक्त सिनेरियो बिल्डअप हुआ खास तौर पे, और इंतहा पसंदी के हवाले से और शिद्दत पसंदी पे भी जो हुकूमत का स्टांस रहा, TLP TTP वाला मामला हुआ सारा, इस संबंध में सारी सिचुएशन में और खासतौर पे पर्टिकुलरली जो अफगानिस्तान का मामला जैसे हमने हैंडल किया, शॉर्टली मैं सिर्फ इस पे जानना चाहूंगी कि डू यू सी इट कि ये ठीक तरीके से हैंडल हुआ है सारा मामला? कहाँ हैंडल सही तरह से हुआ है? अगर कितने जवान 9 पुलिस वाले शहीद हो गए, क्या हुआ उन बेचारों का? TLP को भाई अगर यही करना था तो क्यों 9 तकरीबन पुलिस वाले शहीद हो गए? उनका क्या मिला, उनको क्या मिला? और किसकी गलती नजर आती, हुकूमत की? गवर्नमेंट के डिसीजन जल्दी कर लेता है। इमरान खान के मुताबिक, इमरान खान जब आया था तो वो कहता था कि शायद उनके ज़हन में ये था कि जो मैं कहूंगा वैसे ही होगा। ये मुगलिया सल्तनत समझ रहा था या सुल्तनत उस्मानिया समझ रहा था, जैसे मैं कहूंगा ऐसे ही सरकलम किया जाएगा। यहाँ अदालतें, यहाँ कानून है, यहाँ सिस्टम है, उसको तो अबूर नहीं कर सकेंगे। अब जब ऐसा किसका, हजरत उमर का तो बार बार मिसाल दिया जाता है, मदीने का तो बार बार मिसाल दिया जाता है। भाई उसके जमाने में ऐसा नहीं था कि अपनों को छोड़ो और दूसरों को गिरफ्तार करो। वो तो अपने बेटे को भी सजा देते थे। इन शख्सियतों का नाम लेकर के क्या, इसका मतलब क्या है कि क्या तुम भी ऐसे ही इस दुनिया में, ऐसे हालात में, ऐसे लोगों का नाम लेकर के कंपेयर कर रहे हो? मुझे समझ नहीं आ रही है। हर बात पे जब भी बात होती है कि ये खुलफा के वक्त में ये होता था। यहाँ पाकिस्तान है, यहाँ हालात और हैं, यहाँ पॉपुलेशन इतनी नहीं थी जो उस वक्त पॉपुलेशन थी मदीना की। ठीक है। अच्छा, सो फार आप चूंकि जाहिर सी बात है वजीर ज़राअत हैं, ऐसे क्या इकदाम किए हैं सो फार और क्या कर रहे हैं जिससे आम किसान की जिंदगी अच्छी हो सकेगी? देखिए, मैं बिल्कुल ये कह सकूंगा कि मुझे तो 3-4 माह जी, लेकिन एग्रीकल्चर सेक्टर को हमेशा इग्नोर किया गया है। अब देखो कि इससे पहले जब इमरान खान नहीं था तो उस वक्त ये खाद जो थी 2 किस्म की होती है, एक DAP, एक यूरिया तो प्रोड्यूस ही सिंध करती है, यानी डर की। वहाँ 4 लाख पर डे बैग्स निकलती हैं। उसमें से भी सिंध को सही तरह से कोटा नहीं दी जाती है, लेकिन उसके साथ साथ ब्लैक मार्केटिंग हो रही है, यहाँ सिंध में भी हो रही है। सिंध में भी मैं मुतमिन नहीं हूँ कि भाई कंट्रोल किया जा रहा है। इसी तरह का खाद जो थी उस वक्त 1300 रुपए थी, अब 2500 रुपए मिल रही है। DAP जो उस वक्त इससे पहले 3200 थी,
या 2600 से 3200 थी, अब 9000 हो गई है। तो किस तरह से एग्रीकल्चर सेक्टर भी आगे जाए, किस तरह से एग्रीकल्चर सेक्टर भी अर्न करे, क्योंकि इतनी महंगाई में वो कैसे बर्दाश्त करे कि कहाँ पानी नहीं है तो डीजल लेगा, डीजल लेने से फिर मोटर चलाएगा और ट्यूबवेल चलाएंगे, तो किस तरह से गुजारा होगा। तो ये जो कास्ट इनपुट जो है बढ़ गई है, तो जब उनका रेट भी सही नहीं मिल रहा है, तो हमने तो कोशिश की कि आपने देखा कि मैं तो पहली बार आया तो जो 202 रुपए शुगर केन की प्राइस थी, तो मैंने 250 रुपया कर दी। और इसी तरह का 2000 गन्नम का रेट था मन का, तो वो उसको हमने 2200 किया, ताकि हारियों को कुछ सपोर्ट मिल सके। पीपल्स पार्टी की यही मौक़िफ़ है, क्योंकि पहले भी पीपल्स पार्टी ने जब 2008 में आए थे तो हम गंदम इंपोर्ट करते थे, हमने रेट बढ़ाया तो एक्सपोर्ट करना शुरू हो गया। पहली बार 2012-13 में एक्सपोर्ट 25 बिलियन तक गई थी, अब तक 25 बिलियन नहीं गई है। 13 कहाँ, अब तक नहीं गई है। वो इसलिए कि हमने फैसले अच्छे किए थे, गन्नम का रेट बढ़ाया था, कपास का रेट बढ़ाया था, इसी तरह का और भी फसलों का रेट बढ़ाया था। आप कोशिश कर रहे हैं कि किसी न किसी तरह से पॉलिसी से किसान की मेरी कोशिश है कि जो भी ब्लैक मार्केटिंग में डीलर्स इन्वॉल्व हैं उस पे एक्शन लेना चाहिए, और पाकिस्तान से यानी कि इमरान खान की तरफ से जो सिंध की रिक्वायरमेंट है वो फुलफिल की जाए, और ऐसा न हो कि यहाँ की सिंध की भी कोटा पंजाब ले जाने की कोशिश की जाए, ताकि सिंध तो ऐसा सिमर क्या पहले ही शिकार है, अब मजीद इजाफा करने की कोशिश ना की जाए तो बेहतर है। ठीक है, बस आखिरी के 2 सवाल उनकी तरफ जाऊंगी। आपको क्या लगता है, बिलावल साहब को पहले वजीर आला बनना चाहिए या वजीर आजम बनना चाहिए? देखिए, वो जिस स्ट्रक्चर का है पॉलिटिकल पर्सन और शहीद मोहतरमा का बेटा है, जब वजीर आजम मिलेगी तो बिलावल को ही मिलेगी ना, और किसको मिलेगी। तो इंशाल्लाह वो वजीर आजम ही बनेगा। लेकिन उनकी उम्र तो बहुत कम है बिलावल साहब की, और उनका इंतजामी तजर्बा भी इस वक्त नहीं है। उन्होंने ना कोई नौकरी की है, ना वो खिलाड़ी रहे हैं, ना उन्होंने कोई मिल चलाई है। अच्छा, मैं आपको बता दूं, जब मोहतरमा शहीद मोहतरमा बेनजीर भुट्टो फर्स्ट टाइम प्राइम मिनिस्टर हुई थी तो उनकी भी 35 साल उम्र थी, और बिलावल साहब की भी 2 साल के बाद 35 साल हो जाएगी। तो क्या फर्क है, 35 साल मदर की भी थी, 35 साल इनकी है, और रिक्वायरमेंट तो है नहीं इसमें। तो बाकी क्या है, कोई रिक्वायरमेंट हो, अगर रिक्वायरमेंट जो बकौल आप लोगों के या दूसरों की राय है कि 35 साल है, तो 35 साल तो हो जाएगी इनकी, तो बिल्कुल वो प्राइम मिनिस्टर के लिए कैंडिडेट होगा। ठीक है। अच्छा, एक और आखिरी सवाल बस ये कि अब चूंकि जाहिर सी बात है, अभी तो हमने आपने जनरल इलेक्शंस के हवाले से सारी बात की है, लेकिन अगर वफाक में जाने की बात करती है पीपल्स पार्टी, या वो चाहती है कि वफाकी हुकूमत में आइंदा उसको मिले इक्तदार, तो चूंकि ना सिर्फ पंजाब में, जैसे कि अभी हमने देखा कि एक मूवमेंट बनाई, और अभी आपने खुद भी कहा कि चेयरमैन साहब भी वहां पे जाके, बिलावल साहब भी देख रहे हैं, फिर ज़रदारी साहब ने भी इंटरेस्ट लिया, तो सिर्फ पंजाब से ही नहीं, वोटों की जरूरत जाहिर सी बात है केपीके से भी चाहिए होगी, सीट्स आपको चाहिए होंगे, वोट चाहिए होंगे। वो आपको लगता है कि कुछ जो जरूरी लोग हैं, जैसे कि अभी आपने कहा कि जी कुछ लोग जो जीतते हैं आजाद तौर से, फिर वो शामिल होते हैं, पीटीआई में भी हुए, तो केपी से जैसे भी परवेज खटक साहब के भाई को जैसे शामिल किया गया पीपल्स पार्टी में, वो आए लियाकत खटक साहब, तो इस तरह के कुछ और नाम आप समझते हैं कि आने चाहिए जिससे हमें? बिल्कुल आएंगे। पख्तूनख्वा में तो वैसे भी हमारी पोजीशन अब प्रेजेंट भी अच्छी है, माजी में भी रहे हैं हम, 88 में भी चीफ मिनिस्टर हमने हमारे पास थी, 93 में भी हमारे पास थी, और 2008 में भी हमारे पास होनी चाहिए थी, लेकिन हमने एएनपी के साथ कोलेशन किया क्योंकि फेडरल में हमें सपोर्ट चाहिए थी। और केपी में हम कम से कम 10 से 11 सीटें जीतेंगे, और बलूचिस्तान में भी सारे जहरी और बलोच साहब, जनरल बलोच साहब वाले सारे आ गए हैं, तो बलूचिस्तान में भी हमारी अच्छी पोजीशन है।
चार पांच सीटें वहां निकल सकती हैं। और पंजाब में हमें साउथ पंजाब तो सराइकी बेल्ट वाला तो वो हमारा है, और बाकी सेंट्रल पंजाब में जो पोजीशन हमारी थोड़ी सी कमजोर थी, तो उसको इम्प्रूव करने के लिए हम पार्टी वर्कर्स और चेयरमैन साहब और आसिफ साहब ने इंटरेस्ट लेकर के काम कर रहे हैं, और उन्होंने किया भी है और करेंगे भी इंशाल्लाह। रिजल्ट तब्दील होते नजर आ रहा है इन फ्यूचर पीपल्स पार्टी का। इंशाल्लाह हम रिवाइव करके फिर दोबारा प्राइम मिनिस्टर हो सकते हैं। ठीक है, बहुत शुक्रिया मंजूर सैन साहब आपका। नाजरीन, इसी के साथ अपनी मेजबान रदा सफी को दीजिए इजाजत। पाकिस्तान जिंदाबाद।